हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम भारत में राष्ट्रवाद आपके इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम पहले वाली वीडियो के अंदर हम भारत में कैसे कांग्रेस की शुरुआत हुई, यानी कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, किन कंडीशंस में हुआ, जैसे कि ह्यूम के द्वारा लॉर्ड डफरिन के कहने पर कांग्रेस का जन्म हुआ था। हम ये सब चीज़ें क्या हम पढ़ चुके हैं, ये आपके इस चैप्टर में नहीं है। मैंने इस चैप्टर से बाहर जाकर आपको वो सब चीज़ें बताई, थोड़ा सा आपका बेस मजबूत हो जाए और आपको नॉलेज रहे, ठीक है ना, कि कैसे कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस की स्थापना की गई और कैसे कांग्रेस में गर्म दल नरम दल का भाई पहले सब उदारवादी थे, नरम दल था, फिर गर्म दल विकसित हुआ, ठीक है ना। गर्म दल के बाद बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन होने के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, ठीक है ना। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस है, कांग्रेस का विभाजन हुआ गर्म दल और नरम दल में। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का वो टाइम पीरियड है ये, जहाँ जब 1919 से क्या 1919 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड है ना, उसको हम पढ़ेंगे। 1919 से 1947 मेनली हम इसको गांधी युग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गांधी युग, क्योंकि गांधी जी के आने के बाद जो भी भारत के जो राष्ट्रीय मूवमेंट था, ये भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इसके अंदर क्या क्या चेंज आए, ठीक है ना, वो सब चीज़ें कैसे गांधी जी ने पूरे भारत को जोड़ा और ये सब चीज़ें अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, जिसने पीछे का वीडियो नहीं देखा वो जा सकता है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। उससे क्या है, आपका बेस बन जाएगा और क्वेश्चंस भाई ऐसा नहीं है एज इट इज़ यहीं से उठेंगे, एनसीईआरटी से तो आएंगे, पर कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, वो आपकी हाई लेवल क्लासेस से होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन से, +2 से, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप वो जो वीडियो है पहले वाली, वो मैंने इसी पर्पज से बनाई थी कि आपका थोड़ा सा बेस मजबूत हो जाए और आपको भी इससे सिलेबस से बाहर भी कुछ नॉलेज हो जाए। चलो भाई, शुरू करते हैं चैप्टर को। भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद ये बताया गया कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे है। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद एक भावना है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम देख सकते हैं, हमारे सामने आके खड़ा हो जाए और हम बोल दें ये राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है, ठीक है ना भाई, लोगों के अंदर अपने देश के प्रति, यानी कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि जैसे हमारा इंडिया है कि इंडिया के इस एरिया में रहने वाले लोग इंडिया के ही, मतलब इंडिया के लोग हैं और ये एक देश है और हम सब एक हैं, ठीक है ना। इस तरह से कि वो इस तरह की भावना, जैसे कि आधुनिक राष्ट्र, यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना आई थी। अब जैसे यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ साथ राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। राष्ट्र राज्यों का उदय का मतलब यहाँ आ जाता है कि एक पूरा यूरोप एक देश नहीं बना था, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना आई और यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई, तो उनमें राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, ठीक है ना। उनका अपने राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा होने लगा था भाई। सब किसी गीत को सबने अपना राष्ट्रगीत समझ लिया, उस राष्ट्रगीत से जुड़ते चले गए कि हाँ ये तो हमारा राष्ट्रगीत है, यानी उस गीत के अंदर उन सभी लोगों को इकट्ठा करने की भावना को स्थापित किया गया, ठीक है ना। जो समुदाय थे वो इकट्ठा होते चले गए। इस तरह से धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती चली गई, ठीक है। जैसे कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, पहले सोचने वाली बात है। भारत के अंदर कैसे आई, तो भारत के लोग आपस में एक दूसरे को जुड़ा हुआ कैसे महसूस करते थे, ये बात सोचेगा। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन हम यहाँ करेंगे भाई। 1920 के दशक के बाद का इसमें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो आपका भारत छोड़ो, अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ो भाई, अंग्रेजों से भारत छुड़वाने के लिए जो आंदोलन चला गया, भारत छोड़ो आंदोलन, वो सब चीज़ें, इन सभी आंदोलनों ने भारत को एक बना दिया था। और उनमें भाई मेन क्या था, जैसे सभी भारतीय अंग्रेजों से परेशान थे, ठीक है ना। अंग्रेजों ने इंडिया को अपना उपनिवेश बना रखा था, तो किसानों को किसी तरह की समस्या थी, उद्योगपतियों को किसी तरह की समस्या थी, है ना। युवा वर्ग को किसी तरह की समस्या, जैसे युवा वर्ग के लोग थे, बच्चे थे, वो पढ़ना चाहते थे, उनको अंग्रेजों के मतलब कि अपनी यूनिवर्सिटियों में अच्छे से सीटें नहीं मिलती थी, उनके साथ वहाँ पक्षपात किया जाता था। सरकारी नौकरियों के अंदर पक्षपात किया जाता था उनके साथ। किसानों से टैक्स ज़्यादा लिया जाता था। उद्योगपतियों के उद्योग धंधे भी ठप हो चुके थे एक तरह से, क्योंकि उनको माल को जैसे इंडिया के जो उद्योगपति थे वो जो माल बनाते थे उसको बाहर विदेशों में नहीं पहुँचाया जाता था उनको, तो उनके देश में ही नहीं बिकने दिया जाता था, इंडिया के अंदर ही। क्योंकि बाहर से जो क्या करते थे, ब्रिटेन में जो माल तैयार होता था, कपड़े थे या कोई भी सामान है, उसको इंडिया में बेचा जाता था महंगे दामों पर और इंडिया से कच्चा माल लेके जाते थे सस्ते दामों पर। तो ये सब चीज़ें क्या है, हर कोई अंग्रेजों से परेशान हो चुका था, यानी कि ब्रिटिश सरकार से सब परेशान थे। तो सबकी परेशानी का एक बिंदु थी ब्रिटिश सरकार, तो क्या हो गया, सब हो गए उसके खिलाफ, हर कोई उसके खिलाफ हो गया। तो इससे क्या हुआ, इन लोगों में सब में आपस में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई कि हाँ भाई, वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यानी कि
अंग्रेज हमारे दुश्मन और हम सब के आपस में दोस्त बन गए। तो उस तरह से सभी लोग सभी अंग्रेजों से परेशान थे। धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई और उनको जोड़ा एक प्रभावशाली नेतृत्व वाले नेता हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। ऐसा नहीं सब में भाव तो थे, पर भाव को जागृत भी तो किया जाता। उनको एक समूह में बना, मतलब कि एक छाते के नीचे इकट्ठा करना या एक समूह में बांधना, ये सब काम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो चलिए भाई, अब इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग। तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहला विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 के बीच में चला था, ठीक है ना। उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन आए, फिर असहयोग। खिलाफत और आंदोलन और ये असहयोग क्या है, इन सब चीज़ों को हम इसमें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। 1919 के बाद के सालों में देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। 1919 तक पूरे इंडिया में नए नए हर जगह, जैसे गांव है, गांव में किसानों के पास और ये जो आदिवासी लोग हैं उनके पास, ठीक है ना, उद्योगपति, हर जगह सभी के दिमाग में राष्ट्रीय आंदोलन की बातें पहुंच चुकी थी। ये विचार सबके दिमाग में पहुंच चुका था। संघर्ष की नई पद्धतियाँ, भाई लोग जो जूझ रहे थे इन जो अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे, आर्थिक रूप से हर तरीके से इंडिया का शोषण कर रहे थे, तो वो सब संघर्ष की जो नई पद्धतियाँ थी वो सब सामने आ चुकी थी। यानी कि लोग उनके खिलाफ आवाज़ें उठाने लगे थे, ठीक है ना। हर वर्ग के लोग, जैसे किसान है तो वो, उद्योगपति हैं वो, युवा वर्ग है वो, हर अपने मतलब कि आवाज़ बुलंद कर रहे थे उनके खिलाफ, जिनके अंग्रेजों के खिलाफ। तो इन बदलाव को समझेंगे भाई। चलो, पहले विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। अब ये ध्यान से समझिए, पहला विश्व युद्ध हुआ, इंडिया का तो उसमें कोई रोल नहीं था, पर इंडिया ने तो पार्ट नहीं लिया, डायरेक्टली तो पार्ट नहीं लिया था इंडिया ने, बल्कि डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। अप्रत्यक्ष रूप से तो इंडिया भी शामिल था, क्योंकि इंडिया क्या था? ब्रिटिश की कॉलोनी था, उपनिवेश था ना। अब इंडिया जब ब्रिटिश का उपनिवेश है तो क्या होगा? अब जो ब्रिटिश लड़ रहे हैं तो वो जो धन खर्च हो रहा है उनका, जो पैसे लग रहे हैं, उनके सैनिकों के जो हथियार बन रहे हैं, उनके कपड़े बन रहे हैं, या युद्ध के अंदर जो सैनिक भेजे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें वो कहाँ से खींचेंगे भाई? वो इंडिया से ही लेंगे। अब वहाँ खर्चा हो रहा है तो वो इंडिया का और ज़्यादा खून चूसने लग गए, इंडिया के लोगों को युद्ध में भेजने लग गए। तो इस तरह से पूरा इफेक्ट इंडिया पर भी पहले विश्व युद्ध का पड़ा था। इंडिया ने डायरेक्टली पार्ट नहीं लिया था, पर इनडायरेक्टली इंडिया पहले विश्व युद्ध के अंदर शामिल था। जैसे कि अब रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। रक्षा व्यय नहीं, रक्षा के लिए यानी कि युद्ध में लड़ाई के दौरान जो खर्चा हुआ था वो सब की भरपाई कहाँ से की गई? युद्ध के कर्जे के लिए करों में वृद्धि कर दी गई। ये देखिए, करों में वृद्धि, टैक्स लगा दिया भाई, अब लोगों से ही लेंगे। इंडिया के किसानों पर ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए और कई तरह के टैक्सेस को ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये सब चीज़ उन्होंने कर दी। तो ये कहाँ से ले रहे हैं भाई? जो ब्रिटिशर थे, यानी कि अंग्रेज़ जो थे, वो हर तरह से अपनी जो खर्चा हुआ उसकी पूर्ति इंडिया से ही कर रहे थे। सीमा शुल्कों को बढ़ा देना, सीमा शुल्क बढ़ा देना, आयकर शुरू कर दिया। आयकर यानी कि भाई सामान को हम कहीं अगर भेज रहे हैं इंडिया से बाहर, कहीं सामान अपना भेज रहे हैं, जैसे उद्योगपति अपना सामान इंडिया से बाहर भेज रहे थे, तो उस पर इतना हैवी टैक्स लगा देते थे कि उनको कुछ बचे ही ना, इस तरह से, ठीक है ना। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। अब कीमतें तो बढ़ेंगी जब उन्होंने टैक्सेस लगा दिए, पैसा वसूलने का तरीके ढूंढ लिए अंग्रेजों ने, तो कीमतें बढ़नी है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ रही थी। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों से व्यापक गुस्सा था। लोग नहीं जाना चाह रहे थे, सोचते थे हम क्यों जाके लड़ें। अब सीधी सी बात है, ना इंडिया का युद्ध में कोई पार्ट है, ना इंडिया का कोई लेना देना है, तो इंडियंस को युद्ध में क्यों भेज रहे हैं भाई? भारतीयों को युद्ध में भेज रहे हैं। तो वो नहीं जाना चाहते थे, तब भी उनको सिपाहियों को ज़बरदस्ती भर्ती करके भेजा जा रहा था। 1918 और 1920 और 21 देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी भाई। उस टाइम एक समय से अकाल ही हो गया, फसल खराब हो गई, तो जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव। अब फसल खराब हो गई तो अभाव तो ऑटोमेटिकली आना है, और फ्लू की महामारी भी आ गई थी। तो 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे इंडिया के अंदर, और लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। पहले से जैसे युद्ध चल रहा है उसके खर्चे के लिए टैक्स लगा रखे हैं, ठीक है ना। सिपाहियों को ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, बेचारा आधे लौट भी नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद क्या हो गया कि एक तरह से फसल खराब हो गई, अकाल पड़ गया, फिर एक फ्लू बीमारी फैल गई, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मर रहे हैं। तो लोगों की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। तो वो क्या सोचते थे कि भाई जैसे ये युद्ध चल रहा है ना, और युद्ध भी भाई 1914 से 18, 4 साल के बीच काफ़ी लंबा चला, तो उन्होंने सोचा कि ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो शायद
हमारी कंडीशंस में कुछ सुधार है, हम पर ये टैक्सेस कम कर दिए जाए युद्ध खत्म होने के बाद, ऐसा कुछ वो सोच रहे थे, ठीक है ना। और उसी समय उनके सामने एक नेता सामने आए जिन्होंने इस संघर्ष का एक नया ढंग और नया तरीका पेश किया, और वो नेता कौन थे भाई? हमारे महात्मा गांधी। तो ये देखिए सत्याग्रह का विचार। तो सत्याग्रह का विचार, महात्मा गांधी ने अहिंसक रूप से, ठीक है ना, अहिंसक मतलब बिना किसी तरह के हथियार उठाए या किसी तरह की मार काट किए अहिंसक रूप से अंग्रेजों से अपनी बात मनवाने की एक नई तरीका सोचा, उसका नाम था सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, ठीक है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 से लौटे, जनवरी 1915 में भारत लौटे। उससे पहले वो कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। यानी कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो ये ना लिखाना चंपारण में या खेड़ा में है, आपको पता होना चाहिए कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। तो सत्याग्रह क्या है भाई? सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह और सत्य की खोज। क्वेश्चन ऐसे भी मॉडरेट किया जा सकता है भाई, ठीक है ना। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क कौन? जो आपको पीड़ा दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि उस टाइम अंग्रेज को किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता की नहीं है, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए, यानी कि उसकी आत्मा को झंझोड़ना, यानी कि उसको ये फील कराना है। आप अपने बात पे ऐसे अटल हो जाओ ना, उसके साथ किसी तरह की मारपीट या किसी तरह के हथियार उठाने, कुछ नहीं, बस आप अपनी बात पे अटल होके बैठ जाओ कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत है, ठीक है ना। अगर आप सही हैं तो सामने वाले बाहर से चाहे वो ना माने, पर अंदर से उसे महसूस होगा, वो सोचेगा, ठीक है ना। उसकी जो चेतना है, उसकी जो आत्मा है, वो अंदर से आवाज़ देगी कि हाँ भाई ये तू गलत कर रहा है। इस तरह से अंदर से उसमें चेंज लाना, वो था सत्याग्रह। उत्पीड़क शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरित किया जाता है। ये वही बात है कि भाई जो मैंने आपको बताया अभी, कि उसको अंदर से ये फील करवाना, कि जैसे अंग्रेज सरकार को ये फील कराना कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से सत्य के लिए आग्रह करके बैठ जाना, जैसे भूख हड़ताल पे बैठ गए या असहयोग कर दिया, इस तरह की कंडीशन, यानी बिना किसी तरह की लड़ाई झगड़ा किए हुए या बिना किसी आक्रामकता के या बिना किसी प्रतिशोध की भावना के। इस संघर्ष में अंत में सत्य की जीत होती है। गांधी जी का ये विश्वास था। अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता था, और इसी चीज़ ने, अहिंसा मत करो, अहिंसा का यह धर्म ही सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता था, ठीक है भाई। सत्याग्रह आप समझ चुके हैं। सत्याग्रह पर एनवीएस में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, एनवीएस जब हुआ था 2022-23 के अंदर जो हुआ था, 22 में हुआ था आई थिंक, तब उसमें ये क्वेश्चन सत्याग्रह का आया हुआ था। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जब भारत आए गांधी जी ने 1915 में, जनवरी 1915 में भारत आए थे गांधी जी। आपको पता होगा जब उस दिन अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि इसीलिए मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो 1917 में उन्होंने सबसे पहले बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहले गांधी जी ने इंडिया में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में 1917 में। ये ध्यान रखिएगा, बिहार के इंडिया में आता है तो बिहार के चंपारण में 1917 में, और वो कहीं भी आता है सिंगल, मतलब कि ये लिखा आता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था, और ऑप्शन में अगर आपके पास दक्षिण अफ्रीका है तो आप वही चूज़ करेंगे, ठीक है ना। और बिहार में किसके लिए किया था? बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। और फिर दोबारा इसमें दिया गया है, दूसरा हुआ था 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। और दूसरा उन्होंने खेड़ा जिला, गुजरात के खेड़ा जिले में, ये भी 1917 दिया है भाई। इस पर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मैंने जब गूगल पे इसको चेक किया था तो वहाँ 1918 दिया हुआ था। अब ये देख लेना भाई, इसका मेरा कंफर्म नहीं है कि 17 रहेगा या 18, ठीक है ना, क्योंकि गूगल पे 1918 दे रखा था। चलो
पर आपके एनसीईआरटी में दिया है तो एनसीईआरटी को ही हम राइट मान के चलते हैं। तो जो खेड़ा का है, खेड़ा में जो आंदोलन सत्याग्रह किया था वो 1917 में। इनको सीक्वेंस में ध्यान से याद कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आया हुआ है। केवीएस में आया था ये क्वेश्चन कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद तीनों को दे दिया गया था और कहा था कि इनको अरेंज करो कि पहले कौन सा हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए पहले चंपारण, फिर खेड़ा और फिर अहमदाबाद। शहर में वही लास्ट में जाएंगे, पहले गाँव ही आ जाते हैं। चंपारण भी एक गाँव का इलाका है, खेड़ा भी एक गाँव का इलाका है और आपका जो ये अहमदाबाद ही क्या शहर है। तो अहमदाबाद एक तरीके से भैया अपने अपनी ट्रिक्स बना के याद कर लो चाहे कि अहमदाबाद लास्ट में पहुँचे, तो उससे पहले दोनों गांव आगे, चंपारण पहले खेड़ा बाद में, ठीक है ना। तो अभी ये जो अब ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार में तो बागान व्यवस्था के खिलाफ और खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए, जिसमें फसल खराब हो जाने से प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिला के किसान, जो खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि चंपारण में किस लिए किया गया था, बागान व्यवस्था थी, ठीक है ना। और खेड़ा में जो किसान थे उनकी इसलिए मदद की थी, प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के जो किसान थे वो उस टाइम प्लेग की महामारी फैली थी, सब कुछ नष्ट हो गया था, एक तरह से ख़त्म हो चुका था। तो क्या था, वो लगान चुकाने की हालत में नहीं थे वो लोग, और वे चाहते थे कि लगान की वसूली में ढील दी जाए और कुछ कम कर दिया जाए इस तरह से। तो उसमें गांधी जी ने उनका साथ दिया किसानों का और उनको जीत मिली। सरकार ने उसको क्या किया था, कम किया था, जो टैक्स लगा दिया था उसको कम कर दिया था, ठीक है ना। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद यानी शहर गए तो सीधी सी बात है वहाँ उद्योग धंधे थे, फैक्ट्रियाँ थी, यानी कि कारखाना मजदूरों के लिए गए थे, ठीक है ना। और वहाँ भी उनको क्या था, बोनस वगैरह पर कुछ इनका विवाद था कंपनी। और ये जो अहमदाबाद में था ना, ये अहमदाबाद में ये थे उद्योगपति थे, ये इंडियंस ही थे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। वहाँ तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ थे और यहाँ उद्योगपति, अहमदाबाद में उद्योगपतियों के खिलाफ थे। तो गांधी जी यहाँ तीनों जगह ही सफल रहे। तो गांधी जी जब यहाँ तीनों जगह सफल रहे ना, तो वो प्रेरित हो गए कि हाँ भाई सत्याग्रह से तो मैं पूरे इंडिया को आज़ाद करा सकता हूँ। ये विचार उनके दिमाग में आया। ये तो इन्होंने स्टेट लेवल पर यानी कि गुजरात में ही चलाए थे, तीनों गुजरात की, एक बिहार का और दो गुजरात के हैं। बिहार चंपारण 1917, खेड़ा ये गुजरात का ही गाँव है 1917 जिला है खेड़ा 1917 में, और 1918 में अहमदाबाद में जो कपड़े के कारखाना था वहाँ के मजदूरों के लिए। तो ये तीन जगह इन्होंने स्टेट में चलाया था। उन्होंने सोचा मैं पूरे इंडिया में ही एक सत्याग्रह चलाऊंगा, पूरे इंडिया के लोगों को जोड़ के, और फिर भारत को आज़ाद कराऊंगा। तो इस तरह से यहाँ उन्होंने सत्याग्रह की सफलता देखी थी और यहाँ तीनों ही सत्याग्रहों में गांधी जी सफल हुए थे, ठीक है ना। अब चलते हुए रोल्ट एक्ट पे आ जाते हैं। रोल्ट एक्ट क्या है, तो रोल्ट एक्ट को पढ़ते हैं। इस कामयाबी से उत्साहित, इस कामयाबी का मतलब है वो तीन जगह जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया था गुजरात के अंदर और बिहार के अंदर, तो वहाँ वो जब सफल हो गए थे ना, तो उससे उत्साहित 1919 में प्रस्तावित रोल्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, ठीक है ना। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। किसको, ये जो 1919 का रोल्ट एक्ट है ना, इसको पारित कर दिया था, ठीक है ना। इसके खिलाफ ही गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। अब इसको समझेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू होना था। पहले इसी को समझते हैं भाई। ये क्या कह रहे हैं कि अंग्रेज सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया जिसके अंदर बिना किसी को, जैसे कि बिना किसी को मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता है और 2 साल तक उसकी कोई मतलब उसका कोई भी किसी बात की भी सुनवाई नहीं होगी। 2 साल तक उसको जेल में रख सकते हैं, कोई वो जवाबदेही नहीं है सरकार की कि वो बताएं कि हमने तुम्हें क्यों रखा है, ठीक है ना। उसके बाद 2 साल के बाद बोल दें कि भाई जाओ हमसे गलती हो गई, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो इसको ही क्या कहा गया था, रोल्ट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया था। इसमें क्या था कि सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि अब ये सत्याग्रह कर रहे हैं या इकट्ठा होके लोग, जैसे कि किसी तरह की कोई पार्टी बना रखी, लोग इकट्ठा होके और अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए रोल्ट एक्ट पारित किया गया था। और इसमें क्या था कि राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, यानी कि कोई पैरवी नहीं, उनकी कुछ नहीं, 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में बंद रख सकते थे
ठीक है ना, उनको अधिकार मिल गया था कि अगर हमारा वकील भी जाके बोले कि उसे बंद क्यों किया है, तो उन्होंने कानून ये दिखा देना कि ये एक्ट हमने पास कर दिया भाई, 2 साल अब हम कोई जवाब नहीं देंगे आप लोगों को, इस तरह से कोई कार्रवाई थी। तो महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ, जो ये अन्यायपूर्ण कानून था, इस कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा, अब नागरिक अवज्ञा क्या होगी भाई, अवज्ञा एक तो आज्ञा मानो, एक अवज्ञा यानी कि उसकी आज्ञा ना मानो, इसको 6 अप्रैल से शुरू कर दिया। इस हड़ताल को 6 अप्रैल से शुरू होना था, 6 अप्रैल से, ठीक है ना। अब देखिए विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पे चले गए। अब भाई जब ये हड़ताल शुरू करनी थी तो क्या करेंगे भाई, जुलूस निकाले शांतिपूर्ण ढंग से। रेलवे वर्कशॉप के जो कामगार थे वो भी हड़ताल पे चले गए। उन्होंने कहा भाई अब हम भी काम नहीं करेंगे, हम भी आंदोलन में पार्ट ले रहे हैं। दुकानें बंद कर दी। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे टेलीग्राफी जैसी सुविधाओं के भंग हो जाने से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अब उन्होंने देखा कि भाई वर्कर्स ने काम बंद कर दिया, दुकानें बंद हो गई हैं, रेलवे है, टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं हैं, संचार की सुविधा भी, रेलवे से तो लोग या सामान इधर उधर आता जाता था, और टेलीग्राफ के जरिए उनकी लेटर से उनकी जो बातें पहुंचती थी, पहले आपके व्हाट्सअप वगैरह फ़ोन वगैरह थोड़े थे, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सुविधाएं भंग हो गई। तो इसकी आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। यानी कि अब उन्होंने सोचा ये हड़ताल पे लग गए, ये कर गए, तो इनको भी किसी तरह से रोका जाए, दबाया जाए, ठीक है ना। तो अमृतसर में भी बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। अब उनको सबको भाई रोल टैक्स तो बना ही दिया था उन्होंने, तो अब जेल भरने डाल दो भाई उठा के, बिना किसी कार्रवाई के, ठीक है ना। तो गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर, और ये भी लगा दी भाई गांधी जी दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, ठीक है ना। इसके बाद लोग बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। किसके बाद, 10 अप्रैल को अमृतसर में, वो जलियांवाला बाग वाला कांड मत समझना इसे, ये अलग है वो अलग है। तो 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में भाई शांतिपूर्ण रूप से जुलूस, भाई क्या कहा था गांधी जी ने कि शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा होंगे, किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो शांतिपूर्ण जुलूस था, उस पर गोली चला दी। उसके बाद लोग डाकखानों, फिर लोगों ने क्या किया भाई, जब लोगों पर गोली चली तो सबका गुस्सा भड़क गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेलवे स्टेशनों में, डाकखानों में, हर जगह क्या हमले कर दी, तोड़फोड़ मचा दी। और फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जनरल डायर ने कमान संभाली। यानी कि फिर जब लोगों ने पलटवार किया ना, तो सरकार ने क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी एक तरह का कर्फ्यू लगा दिया। और इसकी कमान किसको दे दी, जनरल डायर को दे दी, ठीक है ना। और फिर आपका ये जनरल डायर के नेतृत्व में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में पहुंचे थे। जैसा आप लोगों को पता ही है कि भाई वहाँ जो जलियांवाला बाग था, वहाँ पर सभी लोग कुछ तो बैसाखी के मेले में आए थे, कुछ भाई इसके खिलाफ भी इकट्ठा हुए थे। जो ये चल रहा था, ये जो लोगों को मार दिया गया था, ये हड़ताल कर दी गई थी, इस तरह से कंडीशंस में। और पहले लोगों को पता नहीं चला था कि मार्शल लॉ लागू हो गया है, क्योंकि इतना गांव के लोगों को वैसे पता होता नहीं था इतना ज़्यादा कि मार्शल लॉ होता क्या है। तो क्या है कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है और हमें एक जगह इकट्ठा नहीं होना है। तो वो वैसाखी के मेले में घूमने फिरने आए थे, और कुछ भाई अपना इसके खिलाफ भी आए हुए थे, जुलूस निकाल रहे थे शांति पर, वो भी शांतिपूर्वक जुलूस निकाले थे। वहाँ बैठ के उनकी मीटिंग्स हो रही थी, बातें कर रहे थे, ठीक है ना, कि कैसे क्या किया जाए, कुछ इस तरह का डिस्कशन वहाँ चल रहा था। तो यानी कि बहुत से लोग उस मैदान में जमा हो रखे थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी आए थे, कुछ लोग वैसे भी। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ अभी शहर के बाहर भी था, तो लोगों को पता भी नहीं था। जनरल डायर हथियारबंद यानी कि सैनिकों के साथ है जिनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार थे, और जाते उसने मैदान के बाहर से निकलने वाले रास्ते तो बंद कर दिए, चारों तरफ से बंद था, जो 1-2 रास्ते थे उनको उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद सिपाहियों ने अंधाधुंध, ये नहीं देखा किसको गोली लगे ना लगे, बच्चा है, औरत है, जवान है, बूढ़ा है, कुछ नहीं देखा, अंधाधुंध आँख मिच के गोलियाँ चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है ना। बाद में बताया गया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए, और बाद में उन्होंने क्या कहा कि जो सत्याग्रह कर रहे हैं ना ये लोग, उनके अंदर हम डर बैठाना चाह रहे थे, इसलिए हमने गोलियां चलाई हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग तो वहाँ एक कुआं था, उसके अंदर जो जलियांवाला बाग था उसके अंदर एक कुआं था, उसमें ही दब के मर गए, कि सोचा कि गोलियों से मरे इससे अच्छा कुएं में कूद जाते हैं, हाथ पैर टूटेंगे और फिर बच जाएंगे। भाई हाथ पैर टूटने के बाद बाकी जिंदा तो बचेंगे, ये सोच के जैसे एक आदमी ने उसमें छलांग लगाई तो
यही बात दूसरे के दिमाग में आई, क्योंकि उसके पास भी दिमाग था, उसने भी छलांग लगाई, तीसरा ने छलांग लगाई, ऐसे ऊपर नीचे छलांग लगाते कहते वो कुआं फुल भर गया था और बहुत से लोग तो ऐसे दब के मर गए थे। और जैसे ही जलियांवाला बाग कांड की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतर आए। और भाई सोचने वाली बात है, जब ये सब लोगों को पता चला तो कितना लोगों के अंदर कितना गुस्सा भड़क गया होगा। तो बहुत से लोग जो है शहरों में सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। निर्ममता मतलब बहुत ही, जैसा कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको मारो, पीटो, गोलियां चलाओ, उनको किसी भी तरह दबाओ। सरकार लोगों को अपमानित करते, आतंकित करना चाहते थे। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट घिसट कर चलने के लिए, वह साहिब व साहिब मतलब अंग्रेजों को सलाम मारने के लिए मजबूर करने लगी। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव जैसे गांव के नाम दिए गुजरांवाला, पंजाब, सब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। और यह आंदोलन कौन सा था भाई? रोल्ट सत्याग्रह कहते हैं इसे। रोल्ट एक्ट के खिलाफ ही गांधी जी ने रोल्ट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो इसको फिर गांधी जी ने वापस ले लिया। गांधी जी ने भाई जितने भी आंदोलन चलाए सभी किसी न किसी हिंसक घटना के कारण तकरीबन वापस लिए थे या बंद कर दिए थे बीच में ही। भले ही रोल्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। मतलब कि रोल्ट एक्ट, जो रोल्ट सत्याग्रह था गांधी जी का, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन तो था, लेकिन ये गांव से नहीं जुड़ पाया था, गांव से, आदिवासियों से या इस तरह की जनता से वो नहीं जुड़ पाया था। ठीक है ना। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। पर गांधी जी समझ गए थे कि भाई सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम को सबको एक साथ एक समूह बनाना पड़ेगा, तभी हमारा यह आंदोलन सक्सेसफुल हो सकता है। उन्हें लगा कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। खिलाफत का मुद्दा, अब वो खिलाफत का मुद्दा क्या है उसको समझ लेते हैं। तो पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। ठीक है ना। ओटोमन जो टर्की बोला जाता है वहाँ, क्योंकि वो हार चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा, जो ओटोमन सम्राट, एक बहुत ही सख्त संधि थोपी जा रही है। यानी कि जो तुर्की का जो नेता है जिसको खलीफा बोलते थे, ओटोमन सम्राट जिसको कहा गया, उस पर एक बहुत बड़ी संधि थोप दी थी ज़बरदस्ती करके इन्होंने जो ये अंग्रेज़ वगैरह और ये यूरोप में आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन सब ने, जब ये एक तरफ थे और टर्की और जर्मनी ये एक तरफ थे, तो इस तरह से उन पर क्या थे, खलीफा पर एक बहुत बड़ी संधि थोप दी थी और खलीफा की शक्तियों को कम कर दिया गया था। ठीक है ना। खलीफा की शक्तियों की कम कर दिया गया था। तो खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। क्यों किया? अभी मुसलमानों ने किया था, क्योंकि मुसलमान जो है वो खलीफा को अपना खलीफा मानते थे। ठीक है ना। खलीफा मानते थे। तो 1919 में बम्बई में और उसी को सपोर्ट करने के लिए, किसको? खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, क्या खलीफा को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बम्बई में 1919 में, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया। मोहम्मद अली, शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावनाएं तलाशने लगे। मतलब कि उन्होंने मिलकर ये जो खिलाफत समिति, इसका गठन किया था और इसके लिए वो महात्मा गांधी से भी मिले। तो महात्मा गांधी के साथ भी चर्चा उन्होंने शुरू की और 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। यानी कि हम भाई इंडियंस जो है, बाकी इंडिया के जो मुस्लिम हैं, उनके अलावा जो और लोग बचते हैं, वो सब भी खलीफा आंदोलन का समर्थन करते हैं। जो आप ये खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं खलीफा के लिए, उसका समर्थन करेंगे। तो हम सभी इंडियंस यानी सभी हिंदू भारतीय और सभी मुस्लिम भारतीय मिलकर एक आंदोलन शुरू करते हैं, जिसको क्या कहेंगे हम? असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन हिंदू मुसलमानों की एकता थी, उसमें पूर्ण एकता थी। यानी कि आ जाएगी किस आंदोलन के अंदर? हिंदू मुस्लिम दोनों ने कि एकता का भाव देखने को मिला, तो असहयोग आंदोलन के अंदर। और खिलाफत समिति या खिलाफत आंदोलन का क्वेश्चन आता है तो वो आपका 1919 बम्बई में। ठीक है ना। कि कब शुरू की गई या कब गठन किया गया खिलाफत आंदोलन का? तो 1919 बम्बई में। और असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था। अब आते असहयोगी क्यों?
असहयोगी क्यों? तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1919 में गांधी जी ने, अब ये ध्यान दे इसे देखिए कभी 1909 सॉरी 19 नहीं है 1909 है, हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। तो ये उन्होंने कहाँ लिखी थी? ये दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि गांधी जी 1915 में भारत आए थे, तो उससे पहले ये बुक उन्होंने लिख ली थी। और ये कहाँ लिखी थी? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि भाई ब्रिटिश अगर हम पर राज कर रहे हैं ना, तो ये हम इंडियंस चाहते हैं, यानी कि हमारा सहयोग रहा है। भाई हमारी इच्छा ही ना हो तो कौन हमारे घर में के अंदर घुस सकता है या हम पर राज कर सकता है? तो यही बात उन्होंने कही है कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, इसीलिए उसको असहयोग कहा गया कि हम अपना सहयोग वापस ले लें, तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए असहयोग का विचार उनके दिमाग में आया और असहयोग के विचार से आंदोलन क्रिएट हुआ था। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बना? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं भाई, चरणबद्ध तरीके से हिसाब से सबको जोड़ के चलेंगे और तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटानी पड़ेंगी। जैसे लोगों को, किसी को केसरे हिंद, किसी को नाइटहुड या इस तरह की पदवियां मिली हुई थी, तो वो पदवियां सरकार को लौटा दो। सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों व विदेशी वस्तु सबका बहिष्कार कर दो। वकील जो है वो अदालतों में ये बहस करना छोड़ दें। पुलिस में जो इंडियंस पुलिस में लगे हैं, सेना में लगे हैं, वो भी नौकरियां छोड़ दें। ठीक है ना। और विदेश से जो वस्तुएं आ रही है, जैसे ब्रिटिश अपने देश में बनाकर हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर जिन चीज़ों को महंगे भाव में बेच रहे हैं, उन सब चीज़ों को हमें बहिष्कार कर देना चाहिए। और अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह का इन्होंने प्लान तैयार किया था गांधी जी ने। ठीक है ना। और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मिलकर भी ऐसा हम करके पूरे इंडिया को जोड़ेंगे और ये चीज़ें हम करेंगे। और इसके लिए हम लोगों को क्या करेंगे? बताएंगे, जागरूक करेंगे। ठीक है ना। तो 1920 की गर्मियों में गांधी जी और इस सहयोग के अंदर, ये असहयोग आंदोलन था, इसमें तो मुस्लिम भी मिले हुए थे, तो शौकत अली आंदोलन के समर्थन में जुट गए, यानी कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस आंदोलन के समर्थन में जुट गए और पूरे भारत में यात्राएं करने लगे, लोगों को इन सब चीज़ों से अवगत कराने लगे कि भाई ऐसा हमें करना है, तभी हम इनको ब्रिटिशर्स को, यानी कि अंग्रेजों को अपने देश से भगा पाएंगे और हमें स्वराज मिलेगा। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव पर सशंकित थे, बल्कि थोड़ी सी दिमाग में ऐसा है ना, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में था कि गांधी जी करे सही है, ऐसे सक्सेसफुल हो जाएगा। कुछ लोगों के विचार में थोड़ी सी शंका थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कहीं कुछ और गलत रिजल्ट निकल आए, ऐसा कुछ उनके दिमाग में था। नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि क्योंकि उनको वहाँ जो विधायी परिषद थे उनमें पार्ट लेते थे तो कुछ सीटें इंडियंस को मिलती थी, तो उसका बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। वो सोच रहे कि आंदोलन में हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी, यानी कि इसी चीज़ को लेकर कि आंदोलन शुरू किया जाए नहीं शुरू किया जाए, ये सोच के ही कांग्रेस में भी लोगों में आपस में खींचातानी चलती रही। ठीक है ना। और फिर आखिरकार दिसंबर के यानी कि साल के लास्ट में 1920 में दिसंबर में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ ना, उसमें समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम यानी असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, दिसंबर 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, उस दिन क्या था, असहयोग प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, भी असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया कांग्रेस ने। ठीक है। अब आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा। भाई सब ने अपने अपने, अब सबका अपना दिमाग है, अपने विचार हैं, उसी के अकॉर्डिंग हर इंसान किसी भी बात को देखता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फ़ायदे के हिसाब से बातों को देखेगा। तो ऐसे ही किसानों ने अपने फ़ायदे से या उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा था, उन पर टैक्सेस लगाए गए थे, कर ज़्यादा लगा रखे थे, तो उससे मुक्ति पाना आंदोलन को समझे। उन्होंने सोचा कि भाई हमारे लिए तो आज़ादी ये है, आज़ादी के मायने क्या है कि हमें इन करों से मुक्ति मिल जाएगी। उद्योगपतियों ने सोचा कि जो ये आयात पर और निर्यात पर इतने टैक्सेस लगा रखे हैं, हमें इनसे आज़ादी मिल जाएगी। युवाओं ने कुछ सोचा, इसी तरह से सबके अपने अपने विचार थे। तो भाई आंदोलन के भीतर भी अलग अलग धाराएं थी, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। ठीक है ना। लेकिन हर एक की अपनी अपनी आशंकाएं थी। स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उनके समर्थन में उसके अर्थ अलग अलग थे। जैसे मैंने बताया ना, सबके लिए इसके अर्थ अलग अलग थे। अब शहरों में ये आंदोलन कैसे काम किया, हम उसको पढ़ते हैं।
आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इसके अंदर हिस्सेदारी ली, ठीक है ना। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में, मद्रास को छोड़कर, यानी कि मद्रास में फिर भी कुछ लोगों ने विधायी परिषदों में भाग लिया, लेकिन मद्रास के अलावा बाकी परिषदों में चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी, ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने काउंसिल में प्रवेश किया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी पार्टी ने विधायी जो परिषद विधान जो इनकी विधायी परिषद थी उसमें पार्ट लिया था परिषद में, तो किसने लिया था? गैर ब्राह्मण, जो मद्रास द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी, जो गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी, उसने काउंसिल में प्रवेश किया, ठीक है ना। ठीक है, उन्हें अधिकार मिल जाता है, मतलब क्यों काउंसिल में प्रवेश किया, जिसके जरिए उन्हें अधिकार मिल गया कि सामान्य रूप से जो केवल ब्राह्मणों को अधिकार मिलते थे ना, वो उनको भी मिल गए, क्योंकि उन्होंने उस टाइम चुनाव में भाग लिया था, इसलिए इस पार्टी को चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। आर्थिक मोर्चे पर, अब आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर क्या रहा वो भी देख लेते हैं। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। भी आर्थिक मोर्चा भी विदेशों का सामान नहीं खरीदा गया, तो उससे उनका नुकसान हुआ ना, किसका? अंग्रेजों का। शराबों की दुकानों की पिकेटिंग की गई, ठीक है। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी कि होली जलाने के बाद विदेशी कपड़ों की इकट्ठा किया गया और उनको जला दिया गया। 1921-22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया था, ठीक है ना। इस टाइम जब यह आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था तो लोगों ने विदेशी कपड़ों का आयात रोक दिया। रोक क्या दिया? आयात ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी खपत ही नहीं हुई। लोगों ने स्वदेशी कपड़े पहने और विदेशी कपड़े नहीं खरीदे, तो इससे क्या हो गया? उनका आयात कम हो गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रहेगी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने देसी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से भी इनकार करे। विदेशी चीज़ों का नाम यूज़ करेंगे ना, विदेशों में व्यापार के लिए हम पैसे देंगे। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय मिलों और जो हाथ से कपड़े बनाते थे ना लोग, उनको क्या बढ़ावा मिला, उनका उत्पादन बढ़ा, तो लोगों की खुद की कमाई होने लगी। कुछ समय के बाद शहरों में यह आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ने लगा। इसके कारण थे खादी का कपड़ा मिलों से भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। अब ये जो मशीनों से, मिलों से कपड़ा बन के आता था भारत के अंदर, जो अंग्रेजों का ब्रिटेन में जो कपड़ा तैयार होता था या यूरोप में जो कपड़ा तैयार होता था और वो इंडिया के अंदर आता था, तो मशीनों से बना हुआ कपड़ा था, ठीक है ना। उसकी क्वालिटी कम हल्की होती थी, तो उतना ही उसमें वो कपड़ा सस्ता मिल जाता था। अब गरीब लोग हैं, अब वो खादी को तो जैसे कि हाथ से कपड़ा बनाया जाता था इंडिया के अंदर, वो उसकी प्रोसेस लंबी थी और महंगी थी भाई, उसमें ज़्यादा पैसा लगता था। तो इसलिए अब ऐसा है, लोगों ने शुरू में तो 1-2-4 जोड़ी कपड़े अपने खरीद लेंगे, पर वो ज़्यादा उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। अब गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के बढ़ने कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों में बहिष्कार से भी ज़्यादा समस्या पैदा हो गई थी। आंदोलन की कामयाबी के लिए भारतीय संस्थाओं की स्थापना जरूरी थी। अब बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, पर अब जाए कहाँ? आंदोलन तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, अब बच्चों को तो पढ़ना भी पड़ेगा ना, तो अब वो कहाँ जाए? तो इसलिए इस तरह क्या था, भारतीय संस्थाएं अभी स्थापित नहीं थी ना, भारतीय के स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ अभी थी नहीं। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया भी बहुत धीमी थी। भाई जैसे इंडियंस अपने स्कूल बना रहे थे, तो वो स्पीड बहुत कम थी। ऐसा नहीं था कि भाई आज हमने बहिष्कार किया, 1-2 महीने के अंदर हमारे स्कूल खड़े हो गए, नए स्कूल बन गए, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। भी जब से जैसे आंदोलन खिंचता चला गया लंबा, अब वकीलों को भी अपना घर चलाना था भाई, खाने के लिए रोटी चाहिए थी, तो क्या किया उन्होंने भी अदालतों में जाना शुरू कर दिया। बच्चे स्कूल जाने लगे तो टीचर्स भी स्कूल जाने लग गए। तो इस तरह से क्या था, शहर में यह आंदोलन थोड़ा फीका होता चला गया था। चलिए भाई आगे चलते हैं ग्रामीण इलाकों में। अब हम शहरों में तो हमने देख लिया भाई क्या किया, स्कूल में बच्चों ने पहले स्कूल छोड़ा, फिर उसके बाद वो वापस जाने लगे, कपड़ों की होली जलाएगी, इस तरह से कार्रवाई थी। अब हम देखते ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। तो शहरों में से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गए, गाँव तक भी गए। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष में इस आंदोलन में समा गए, यानी कि किसान और आदिवासी भी इस आंदोलन का पार्ट बन गए संघर्ष का। आप देखते हैं अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। तो ये ध्यान रखिएगा, अवध में किसने किसानों का नेतृत्व किया? सन्यासी बाबा रामचंद्र ने, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। अवध में किसानों के जो नेता थे बाबा रामचंद्र थे, और वो क्या थे, पहले गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे फिजी के अंदर, ठीक है ना। तो वो उन सब चीज़ों से झेल चुके थे, उन सब चीज़ों को।
उसका आंदोलन तालुकादारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों पर भारी भरकम कर लगा देते थे और वो उनको वसूल करते थे। फिर अंग्रेजों के खिलाफ ना होकर अंग्रेजों ने जो जमींदारों को जमींदारी प्रथा फैला रखी थी, जमींदारों पर भाई जो एरिया दे दिया था कि तुम यहाँ से टैक्सेस लो और हमें देते रहो, तो वो उससे परेशान थे। अब अंग्रेजों ने कह दिया हमें 50% टैक्स चाहिए, वो जनता से ले रहे हैं 60 या 70% ले रहे हैं। जैसे अंग्रेज 30% ले रहे हैं उनसे, तो वो जनता से 50 या 60% ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि वो और जनता को, जब गरीब किसानों का खून चूस रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जो जमींदार और तालुकार थे उनके खिलाफ थे वो। इस तरह के मतलब किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब होता है कि बिना पैसे के काम करना पड़ता था। पट्टेदारे के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो। तो बार बार पट्टे से क्यों हटाया जाता था? ताकि ये अपना ये ना कह दे कि खेत तो मेरा ही है या ज़मीन तो मेरी, उस पर अपना अधिकार स्थापित ना कर सके, उसको बार बार हटाते रहते थे। जैसे शहरों में लोग क्या करते हैं, साल भर के लिए मकान को रेंट पे देते हैं और फिर उसको बाद में हटा देते हैं, दूसरा उसके अंदर किराएदार ले आते हैं कि कहीं कुछ कंटिन्यू रहते क्या करेगा, ये ना बोल दे कि घर तो मेरा ही है, ठीक है ना। इस तरह से अपना कब्जा ना दिखा दे। तो वो चीज़ें किसानों की मांग थी कि लगान को कम किया जाए, बेकार ख़त्म किया जाए। अब किसानों के लिए जो ये आंदोलन था ना, इसका मतलब यहाँ ये था, ठीक है ना। अब उनको इससे मतलब नहीं था कि अंग्रेज सरकार भारत छोड़ के जाए, हमें स्वराज मिले, उनको इससे मतलब नहीं था। किसान क्या चाहते थे, बेगार ख़त्म हो और जमींदार व सामाजिक मतलब कि इन लोगों का जो जमींदार है इनसे हमें छुटकारा मिल जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब वहाँ जो किसानों ने मिलकर क्या काम किया, वहाँ उन्होंने किया कि बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाए धोबी की सुविधाओं से वंचित कर दिया। पंचायतों ने नाए धोबी बंद का फैसला दे दिया, यानी कि अब जो जमींदार है उनके घर ना कोई धोबी जाएगा, ना उनके कोई कपड़े धोएगा, ना उनके कोई बाल काटेगा, ना उनके घर कोई काम करेगा, ठीक है ना। वही सारे काम अपने आप करो। इस तरह से उनके खिलाफ हो गए, उन्होंने ये सहयोग करना बंद कर दिया। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव का दौरा किया, गाँव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा को समझा। अवध के गाँव में गए, वहाँ उन्होंने देखा भाई क्या कंडीशन है उनकी और उन लोगों से बातचीत की। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र व कुछ अन्य लोगों ने अवध किसान सभा का गठन कर लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, अवध किसान सभा का गठन जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने 1920 में ही किया था, ठीक है। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन ने ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिसके कारण कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था वो देखिए। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकादारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। अब कांग्रेस क्या चाहती थी, कांग्रेस एक अहिंसक आंदोलन चाहती थी। वो मारपीट या आक्रमण वगैरह इस तरह कुछ नहीं चाहती थी, ठीक है ना किसी तरह की लूटपाट चाहती थी। कांग्रेस क्या चाहती थी कि भाई हम अहिंसक तौर पर आंदोलन करेंगे, हम असहयोग तो करेंगे पर हम किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। पर यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ उन्होंने क्या किया, गाँव में जब किसानों ने क्या किया भाई, लूटपाट शुरू कर दी, जो जमींदार हैं उनके मकानों पर हमला कर दिया, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने, अब गांधी जी ने तो कहा है कि हिंसा नहीं करनी है, पर जो स्थानीय नेता थे, जो बीच में और नेता आ जाते थे, उन्होंने उनकी बातों को कुछ अलग ही समझाया। उन्होंने बता दिया किसानों को कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि कोई टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है ना, और ज़मीन जो है गरीबों में बांट दी जाएगी। तो ये सब कार्रवाई करो भाई, मारो पीटो, ये सब काम करो। तो किसानों ने क्या समझा कि गांधी जी ऐसा चाहते हैं, ठीक है ना, पर कांग्रेस ऐसा चाहती नहीं थी। कांग्रेस तो अहिंसक रूप से कार्रवाई कर रही थी ना। तो इस तरह से जो गांव में है किसानों के अंदर, इसका स्वरूप आंदोलन का चेंज हो गया था। तो आपको पता चल गया कि गाँव में असहयोग आंदोलन का स्वरूप क्या था। भाई मैं आपको जब एक एक लाइन बता रही हूँ ना, तो ये ना सोचिएगा कि मैं वीडियो को लंबा कर रही हूँ, जानबूझ के कुछ फालतू में लेक्चर बना रही हूँ। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी में ऐसे ही लाइनों से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। मैंने खुद केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम दिए हैं कई बार, तो उसमें मैंने यही देखा है कि किस तरह से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, वरना मैं आपको बस मोटा मोटा समझा के आगे बढ़ जाऊँ कि असहयोग आंदोलन उस डेट में चला था, उसमें किसानों ने पार्ट लिया, ऐसे ऐसे पार्ट लिया बस। पर आप यकीन मानिएगा, आप खुद भी पुराने क्वेश्चंस को देखिएगा, प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको चेक कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस डिट्टो लाइन टू लाइन उठे हैं, ठीक है ना। इसलिए लाइन एक एक लाइन को पढ़ना, एनसीईआरटी की लाइन्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के बाद आप खुद से भी अपनी बुक को 1 या 2 बार रीड कीजिए, ताकि आप जितना भी तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी आप 1 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, तो आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, यहाँ से जो 2-5 क्वेश्चन आएंगे वो मेरे फिक्स हैं। अब यहाँ देखिए, साथ साथ ही छोटी छोटी बातें दी गई हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। जैसे 1928 का ये दे दिया गया है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया।
जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो 1928 का बारदौली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, एक मिनट। अब आ जाते हैं वन्य जीव, भाई जंगलों के अंदर जो आदिवासी लोग थे उनको, इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। यहाँ तो क्षेत्रों की तरह यहाँ भी कहा, जंगलों में, वनों में, बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन की वहाँ से लकड़ियाँ ले सकते थे, ना फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे, वे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था। भाई जो जंगलों में लोग रहते हैं वो क्या करते थे, उनको तो वहीं से जंगल की लकड़ियाँ मिल जाती, वहीं अपने पशु चरा लेते थे, खाने पीने का सामान वहाँ से फल वगैरह कुछ मिल जाता था। तो इससे क्या होता था कि उनका गुजारा हो रहा था। पर अब उनकी तो रोजी रोटी छिन गई, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया जंगलों में नहीं जाना, रोक लगा दी है। तो वो भी फिर क्या हो गए भाई, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो इस तरह से उनके परंपरागत अधिकार छिन रहे थे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया। अब जब जंगलों में से यहाँ आसपास के एरिया में, जंगल के आसपास के एरिया में सड़कें बनाई जा रही, वहाँ पर उन लोगों को, जो आदिवासी लोग थे, उनसे कहा कि आओ भाई काम करो। और उनको क्या किया, पैसे नहीं दिए, किसी तरह की बेगार आ गया ना, बेगार का मतलब उनसे बिना पैसे दिए काम करवाने के लिए उनको मजबूर किया। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, नेतृत्व कर दिया, सॉरी बगावत कर दी कि भाई खाने के लिए पहले जंगलों में रोक लगा दी इन्होंने कि जंगल में मत जाओ, कहाँ से तो लकड़ियाँ लाएं, कहाँ पशुओं को चराएं, कहाँ से फल फूल वो वहाँ से बीन के लाते थे, अब कहाँ से लेके आए, वो तो बंद कर दिया। अब काम भी करवा रहे और काम करवा रहे तो पैसे भी नहीं दे रहे, तो अब हम खाएं क्या, ठीक है ना। तो इससे लोग उनके खिलाफ हो गए। उसका नेतृत्व करने वाले, अब वहाँ नेतृत्व किया अल्लूरी सीताराम राजू ने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो नाम आ चुके हैं, पहला बाबा रामचंद्र अवध के किसान, और अल्लूरी सीताराम राजू ये आपके बागानों में ना, सॉरी आपके जंगलों में। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ, वे सटीक खगोलीय अनुमान कर सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। कौन, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है ना। और उन्हें गोली लग जाए तो वो मार नहीं सकते। तो उन्होंने अच्छा मजबूत नेतृत्व किया था। कहाँ का, जो जंगलों में लोग रह रहे थे ना, आदिवासी लोग, उनका, ठीक है। राजू के व्यक्तित्व में से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। कौन, जो सीताराम राजू थे वो। राजू महात्मा गांधी के महान गुण गाते थे। अब लोग तो वहाँ के आदिवासी लोग थे, वो तो सीताराम राजू से प्रभावित थे, और सीताराम राजू क्या थे, वो महात्मा गांधी की मानता के गुण गाते थे। तो उनका मानना था कि असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने, वो भी असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे, और उन्होंने लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्हें यह भी दावा किया कि भारत में अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि बल के प्रयोग से ही आज़ादी हम पा सकते हैं। तो ये एक बात उन्होंने गलत की। गलत क्या कि उन्होंने अपने विचार दिए कि महात्मा गांधी का मानते थे वो महात्मा गांधी को, पर उन्होंने अहिंसा, क्या कहा, अहिंसा को नहीं माना। उन्होंने सोचा हिंसा करके ही, अहिंसा के बल पर नहीं, बल के प्रयोग पर हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। गुड़ेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले कर दिए। तो इसलिए जो गुड़ेम विद्रोही थे, यानी कि जो जंगलों के आदिवासी जनजाति थी, ये इन्होंने पुलिस थानों पर हमले कर दिए कि हम तो भाई बल का प्रयोग करके आज़ादी हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी कि राजू अपने लोगों के बीच एक लोकनायक बन चुके थे। तो 1924 में राजू को फांसी दे दी गई थी, ध्यान रखिएगा। और गुरिल्ला युद्ध नीति कौन चलाते थे, ये आदिवासी लोग थे, ये ही। तो ये आपने देखा भी जंगलों में किस तरह से ये असहयोग आंदोलन फैला, किसानों तक कैसे फैला, शहरों में कैसे फैला, ठीक है ना। अब बागानों में और पढ़ लेते, बागानों में इसका क्या मतलब था। बागानों में स्वराज, यानी महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के जो बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि उन्हें उन चार दीवारियों से, अब भाई सब अपने अपने हिसाब से, जो असहयोग आंदोलन है उसको अपने अपने विचार, अपने जिनके जिस तरह की समस्याएं थी जिन लोगों की, वो उसी के अकॉर्डिंग उसको ले रहे थे। किसान अपनी तरीके से ले रहे थे कि जमींदारों को हटा दो, ठीक है। जंगलों में लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार था वो अपने तरीके से ले रहे थे। अब ऐसे बागों में जो मजदूर काम कर रहे थे वो अपने तरीके से इनको ले रहे थे, कि वो सोच रहे थे कि स्वराज के अवधारणा, मजदूर अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि उन्हें उन चार दीवारों से, भाई जिन बागानों के अंदर उन्हें एक तरह से गिरमिटिया मजदूर या अनुबंधित श्रमिक बना रखा है कि इसके अंदर ही वो रहेंगे, जो इमिग्रेशन एक्ट था उसके तहत उनको बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। तो वो सोच रहे थे कि हमें अब इनसे आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जो इमिग्रेशन एक्ट के तहत काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान के बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, विरले ही कभी मिलती, विरले का मतलब कभी कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे।
उन्होंने देखा भाई अब तो गांधी युग आ रहा है, गांधी जी ने ऐसे आंदोलन चला रखा है तो हम उनके साथ हैं और हम भी बागानों को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वो अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, बागानों को छोड़कर अपने घर को चल दिए। उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब हर एक को गांव में ही ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। मतलब कि जैसे ही वो बागों को छोड़कर चले तो रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण रास्ते में ही कहीं फंस गए। भी रास्ते में ही और हड़तालें हो रही थी, उन्हें वहाँ पार्ट ले लिया और वहाँ से ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें बुरी तरह पीटा और फिर से जेल में डाल दिया या बागानों में भेज दिया। इस तरह स्थायी आंदोलनों की अपेक्षा और दृष्टियों का कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया था। कांग्रेस ने तो ये प्लान किया था कि सबको जोड़ेंगे, हर जगह अहिंसक रूप से, ठीक है ना, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक रूप से हम अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। पर उल्टा हुआ कि सभी जगह किसानों ने किसी तरह से, बागानों में किसी तरह से, हर जगह सबने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को लिया। उन्होंने स्वराज के शब्द को अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लिया। भाई स्वराज क्या है, किसानों के लिए टैक्स से मुक्ति है, उद्योगपतियों के लिए अलग है, ठीक है ना, शहरों में लोगों के लिए अलग था स्वराज, तो वही चीज़ें हैं। इसके लिए ऐसे युग का द्योतक है जब सारे कष्ट हमारे समाप्त हो जाएंगे। लोगों ने सोचा कि स्वराज तो वो है जब हमारे सभी दुख समाप्त हो जाएं। जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो एक अखिल भारतीय आंदोलन ने भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे, पर सभी फिर भी अलग अलग विचार तो सबके थे, पर सब जुड़े क्या थे, भारत, मतलब कि सभी अखिल भारतीय बनकर एक भावना आ चुकी थी लोगों में कि हम भारतीय हैं और हमें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। इस तरह की भावना सब में आ चुकी थी, ठीक है ना। महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे, सभी काम करते थे। तो हम महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है, महात्मा गांधी का भाई गांधी युग आ रहा है, सबको ज़मीन मिलेगी, ये मिलेगी। तो इस तरह के विचार लोगों में आ चुके थे। तो सभी में क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन, जो कांग्रेस सभी आंदोलन को कांग्रेस से जोड़कर देखते थे, वास्तव में एक ऐसा आंदोलन का अंग था जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। सविनय अवज्ञा की ओर अब आता भी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे भी बोलने में दिक्कत महसूस हो रही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।